हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम आप सभी के बीच फिर से एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और वो क्या पढ़ाएंगे इस वीडियो में, जो कि देख सकते हैं इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 जो कि क्लास 12th वाले के लिए है। और इसमें हम बायोलॉजी लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए। और ये वीडियो का क्या है, पार्ट 8, ठीक है, मतलब पार्ट 8 है। ठीक, जिन्होंने भी नहीं देखे हैं 7 वीडियो आपका पेंडिंग में हो सकता है। और आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट के, वहां पे जाकर के आप क्या करें देख ले। फिर आकर के यहाँ से देखना जब स्टार्ट करेंगे तो आपके ये चैप्टर जो है, तीसरा चैप्टर, ये कौन सा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर जो है पूर्ण रूपेण बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग पूरा बताइए एक्साइटेड के साथ, क्या आप लोग तैयार हैं? और मानव जनन है, ये कौन सा है, मानव जनन, जिसको कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इसमें जो आपको हम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, शुक्राणु के संरचना के बारे में पढ़ाएंगे। किसकी संरचना के बारे में? शुक्राणु के संरचना के बारे में पढ़ाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाएंगे। संरचना क्या होता है, किस प्रकार से आकार होता है शुक्राणु का, इसके बारे में पढ़ाएंगे आज हम आपको। ठीक है, तो पूरा एक्साइटेड के साथ बैठना है। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है, क्योंकि इसमें आपको चित्र भी बनाना है। ठीक है, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा शुक्राणु की संरचना का वर्णन करें, तो आपको क्या करना है, चित्र बना करके उसके बाद उसका जो संरचना, उसमें क्या क्या कौन कौन सा पार्ट पाया जाता है, उनके बारे में पूरा डिटेल्स में बताना है। ठीक है, पूरा डिटेल्स में बताना है उनके बारे में। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी जल्दी कॉपी पेन निकाल लीजिए, फास्ट में बैठ जाइए। चित्र भी बनाना है, बताएंगे किस प्रकार से चित्र भी बनाए। और नामांकित चित्र अगर दे दे एग्जाम में कि शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाए, तो सिर्फ 2 नंबर में पूछ देगा, शुक्राणु का चित्र बनाना और नाम भी लिखना उसमें। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस सेशन के लिए, इस क्लास के लिए तैयार हैं? तो जल्दी बताइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको पहले बता दें क्या पढ़ाएंगे, शुक्राणु के संरचना के बारे में पढ़ाएंगे। किसके संरचना के बारे में? शुक्राणु के संरचना के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर दिया जाए। फिर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, एक बार फास्ट में कमेंट कीजिए, पूरा फास्ट में कि यस सर तैयार हैं आज शुक्राणु की संरचना के पढ़ने के लिए। शुक्राणु कैसा होता है, किस प्रकार से होता है, कैसे वो मतलब सुने हैं कि लाखों करोड़ों की संख्या में जाता है, कैसे जाता है वो निषेचन के लिए, कैसे लाखों करोड़ों की संख्या में जाता है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। है कि नहीं? बहुत सारा क्वेश्चन आपके माइंड में है कि नहीं? और वो सर कैसे पूरा रेस करते हैं, जिसके मान लीजिए उसमें पूछ नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा उसकी में पूछ नहीं होगा। अगर स्पर्म जो बने होगा उसमें शुक्राणु जो होता है पूछ नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसे ही रहेगा तो क्या होगा, पूरा क्वेश्चन आपके माइंड में होगा। वो पूरा क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए आ गए हैं, तो शुक्राणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले आपको एग्जाम में जब पूछ दिया जाए कि शुक्राणु की संरचना का वर्णन करें, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चित्र बनाना है। क्या करना है? सबसे पहले चित्र बनाना है। चित्र बना करके फिर उनके बारे में लिखना है। तो चित्र में देखिए हम आपको बता दें कि कौन सा भाग को क्या कहते हैं। देखिए यहां से लेकर के यहाँ वाले भाग जो है इसको शीर्ष कहते हैं, मतलब सिर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। देख रहे कहां से कहां, यहां से यहां तक को भाग को क्या बोलते हैं, सिर बोलते हैं। और सिर में एक टोपीनुमा भाग देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग, क्या है, एक टोपीनुमा भाग है यहाँ पे, देख रहे हैं। इस टोपीनुमा भाग को एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम या अग्रपिंडक भी बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? अग्रपिंडक या एक्रोसोम। आपको पूछा जाएगा शुक्राणु के आगे वाले जो भाग होते हैं, शीर्ष वाले जो भाग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं या अग्रपिंडक कहते हैं। उनका काम क्या होता है, शुक्राणु के ऊपर में जो टोपीनुमा भाग पाया जाता है या एक्रोसोम जो पाया जाता है, किसका काम क्या होता है सर जी? ये क्या करता है? अंडाणु को भेदने का काम करता है। किसका भेदने का काम करता है? अंडाणु को भेदने का काम करता है, मतलब उसके अंदर प्रवेश करने का काम करता है। इसके अंदर एक्रोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है जो कि पूर्ण रूप से उसको भेद करके अंदर चला जाता है। ठीक है, एक्रोसोम। ठीक, तो इस भाग को क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं, जो कि देख सकते हैं। ठीक, और यहां से यहां तक के भाग को क्या कहते हैं? सिर कहते हैं या शीर्ष बोलते हैं या हेड बोलते हैं, अब बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक, उसके बाद देखिए इसके नीचे वाले भाग जो, अब देखिए ये क्या है, गर्दन है, अपना सिर है, सिर के नीचे क्या होता है? गर्दन। क्या होता है? गर्दन होता है। तो यही जो है इस भाग को आप क्या बोल सकते हैं? गिरिवा भी बोल सकते हैं या तो गर्दन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गर्दन। क्या बोलना है? गर्दन। उसके बाद यहां से लेके यहां तक के जो भाग है इसको बोल सकते हैं आप मध्य खंड, मतलब मध्य भाग बोल सकते हैं। मिडिल पार्ट बोल सकते हैं, मध्य भाग, है ना, मध्य भाग बोल सकते हैं। और इसी में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, सूत्र कनिकाएं होते हैं, जो
क्या करता है, तैरने, है ना। देखिए तैरने के लिए ऊर्जा स्रोत बनाता है, यहीं से तैरने के लिए क्या बनाता है, ऊर्जा, जो कि शुक्राणु पूरा तीव्र गति से जो आगे बढ़ते हैं। और उससे भी मेन काम ये जो है, इसके बाद यहाँ से जो ये नीचा वाला भाग आप देख रहे हैं, ये क्या है, पूंछ है। क्या है, पूंछ है। जो कि पूंछ नहीं रहेगा तो वो पुरुष क्या हो जाएंगे, जिसके शुक्राणु में पूंछ नहीं रहेगा वो पुरुष क्या हो जाएंगे, बांझपन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बांझपन हो जाएंगे, क्योंकि उसका स्पर्म जो है आगे तीव्र गति से जैवे नहीं करेगा, बढ़वे नहीं करेगा आगे। और जब नहीं बढ़ेगा तो वो क्या होगा, उसका स्पर्म वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, कहाँ, फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाएगा, वहां नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, निषेचन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उससे क्या करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। तो क्या आप यहाँ पे शुक्राणु को देख सकते हैं, कौन सा पार्ट में क्या होते हैं, किस पार्ट को क्या बोलते हैं। यहाँ पे इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। हेड में ही क्या होता है, एक्रोसोम होते हैं, केंद्रक भी होते हैं, वो पढ़ाएंगे हम आपको। इस भाग को क्या कहते हैं, गर्दन बोलते हैं, और इस भाग को क्या बोलते हैं, मध्यखंड बोलते हैं, और इस वाले जो भाग होते हैं इसको क्या बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूंछ, टेल। तो यहाँ पे देखिए शुक्राणु के संरचना के मुख्य 4 भाग होते हैं, 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में, 4 भागों में। मुख्य भाग, पहला क्या बोले थे, हेड हो गया। दूसरा क्या हो गया, ग्रीवा हो गया, जिसको कि गर्दन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्दन बोलते हैं। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, मध्य भाग हो गया, जिसको मिडिल पेस भी बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, पूंछ। क्या बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं, पूंछ, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, टेल। क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। तो क्या यहां तक क्लियर हुआ आपको। सबसे पहले क्या करना है, इसका चित्र बनाना है। चित्र बना करके इन चीजों को लिखना है कि शुक्राणु के भाग को है 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सिर हो गया, दूसरा ग्रीवा हो गया, और तीसरा मध्य भाग, चौथा पूंछ हो गया। तो क्या यहां तक क्लियर है आपको। एक एक बात को एग्जाम में पूछा जाएगा, स्टार पॉइंट लगा लीजिए, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा शुक्राणु की संरचना का वर्णन करें। क्या बोलेगा, शुक्राणु की संरचना का वर्णन करे या शुक्राणु के संरचना का नामांकित चित्र बनाए। तो चित्र इसको बनाना ही बनाना है आपको। ठीक है, क्या करना है, इमेज बनाना ही बनाना है। चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे सिर से। कहां से स्टार्ट करेंगे, सिर में। सिर में आपको क्या बोले थे हम, एक्रोसोम होते हैं, केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं, एक्रोसोम होते हैं, केंद्रक होते हैं। ठीक, तो इन चीजों के बारे में भी पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम आपको बोले हैं कि हर एक वीडियो में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। जो हम समझाएंगे, जो हम पढ़ाएंगे, लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएगा कि जो हम इस वीडियो में पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आया या नहीं आया, और इनसे कितना एग्जाम में आ सकता है, पूरा डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव, ताकि एग्जाम में एक भी नहीं छूटे। क्या करें, एक भी नहीं छूटे। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या बोले थे, पहले सिर से हम स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, सिर से। सिर क्या होता है सर जी, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, सिर क्या होता है ना, सिर। तो देखिए शुक्राणु के शीर्ष का निर्माण 2 संरचनाओं से होता है। शुक्राणु का क्या बोले, ये जो शुक्राणु है इसका जो सिर है, ये सिर जो है कितने संरचनाओं से होता है, 2 संरचनाओं से होता है। पहला जो संरचना होते हैं क्या होता है, अग्रपिंडक, जिसको एक्रोसोम कहते हैं। दूसरा केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। शुक्राणु के सिर का निर्माण कितने चीजों से होता है, 2 चीजों से होते हैं। पहला एक्रोसोम, जिसको अग्रपिंडक कहते हैं, और दूसरा क्या हो जाता है, केंद्रक। क्या कहते हैं, केंद्रक। इनसे निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए सर जी, ये एक्रोसोम या अग्रपिंडक क्या है सर, क्या है, इनके बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ना है। ये क्या होता है, यहाँ पे है ना हेड, जिसको सिर कहता है, इसमें क्या पाया जाता है, एक्रोसोम। क्या कहते हैं, एक्रोसोम। और बीच में केंद्रक भी पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं, बारी बारी से पूरा पढ़ना है। एक्रोसोम क्या होता है, देखिए शुक्राणु के शीर्ष का वह टोपीनुमा भाग, टोपी आकार का है कि नहीं, देख सकते हैं क्या है, टोपी आकार का है ना, ऐसे करके, है ना, देखिए ऐसे करके, है ना, वह टोपीनुमा भाग देख रहे हो वहां पे। तो क्या बोलना, शुक्राणु के शीर्ष का वह टोपीनुमा भाग जो शुक्राणु को ढके रहता है। जो किसको ढक के रखता है, शुक्राणु को ढक के रखता है ना। शुक्राणु का वह शीर्ष पे वह टोपीनुमा भाग जो शुक्राणु को ढक के रखता है, उसे ही अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहते हैं। चलिए फिर से समझाते हैं आपको, कैसे बोलना आपको, शुक्राणु के शीर्ष का वह टोपीनुमा भाग, क्या बोलना है यहाँ पे, देखिए शुक्राणु के शीर्ष के वह टोपीनुमा भाग, कौन सा भाग, वह टोपीनुमा भाग जो शुक्राणु को क्या करते हैं, जो शुक्राणु को ढके रहते हैं, जो क्या करते हैं, शुक्राणु को ढके रहते हैं, उसे ही अग्रपिंडक बोलते हैं या एक्रोसोम बोलते हैं। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक, उसे ही क्या कहते हैं, अग्रपिंडक बोलते हैं या एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्रपिंडक या एक्रोसोम बोलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक, चलिए ओके, वेरी गुड। चलिए अब इसी में देखिए आपको एक्रोसोम में प्रबल जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। एंजाइम का क्या नाम है, हाइलुरोनेडेज।
क्या है, हाइलुरोनिडेज, क्या है, हाइलुरोनिडेज एक्रोसिन पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, एक्रोसोम में हाइलुरोनिडेज एवं है ना, एवं एक्रोसिन पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सर आपको बोले थे पहले कि एक्रोसोम का काम क्या होता है। एक्रोसोम जो होता है उसका काम क्या होता है, तो उनका काम होता है जो अंडाणु होते हैं, है ना, जो अंडाणु होते हैं उनको क्या करते हैं, भेदने का काम करते हैं। क्या करते हैं, भेदने का काम करते हैं। देख सकते हैं अंडाणु की भित्ति को भेदने में सहायक करता है। काम काम क्या होता है इसका, अंडाणु की भित्ति को भेदने का काम करते हैं। भेदने मतलब उसके अंदर प्रवेश करने का काम करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में रहता है, लेकिन उसमें कौन जाता है, मात्र एक जाता है जो सर्वश्रेष्ठ होता है। क्या होता है, जो सर्वश्रेष्ठ होता है, पूरा फास्ट होता है, रनिंग एकदम दौड़ने में पूरा तेज होता है। वो क्या होता है, दौड़ करके वहां पे जा करके उसमें भेद करके उसके अंदर चले जाते हैं। किसके, अंडाणु के अंदर चले जाते हैं, और वहां पे क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं, मतलब निषेचन हो जाते हैं। तो क्या समझ में आया इनका भाग, एक एक पॉइंट समझ में आया, आए कि नहीं। एक्रोसोम समझ में आया क्या होते हैं, एक्रोसोम में क्या पाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है, अंडाणु को भेदने का काम होता है, मतलब उसके अंदर जाने का काम होता है कि नहीं। चलिए एक एक पॉइंट को डिटेल्स में पढ़ना है, जो कि चित्र में भी आप देख सकते हैं कहाँ पे कौन सा भाग है। यहाँ पे पहले भी बता दिए, इस वाले भाग को सिर बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक वाले भाग जो है उसको बोलते हैं मध्य भाग बोलते हैं, और ये नीचा वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं, और ये बगल में जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, गर्दन बोलते हैं। सिर के बाद क्या आता है, गर्दन है ना आता है, तो क्या बोलिएगा, सिर होते हैं, गर्दन होते हैं, मध्य भाग होते हैं, पूंछ होते हैं, यही चीज ना होते हैं। क्या होते हैं, शुक्राणु के 4 गो भाग, या शीर्ष हो गया, क्या वो ये कैसे याद रखेंगे सर, पहला सिर हो गया, दूसरा क्या हो गया, गर्दन हो गया, तीसरा मध्य भाग हो गया, चौथा क्या हो गया, पूंछ हो गया। बस इतना कुछ चीज है इसमें, और क्या कुछ चीज नहीं है। बस इतना भी याद रखना, आपका एक एक चीज सॉल्व हो जाएगा आपके एग्जाम में। पूरा अब उसके बारे में बताना, सिर में क्या होते हैं, तो सर जी एक्रोसोम होते हैं, केंद्रक होते हैं। एक्रोसोम का काम क्या होते हैं, तो एक्रोसोम में जो होते हैं शुक्राणु को ढक करके रखता है, जो कि अंडाणु को क्या करता है, उसमें एंजाइम जो पाया जाता है अंडाणु को भेदने का काम करते हैं। बस सिंपल बात है इसमें और कुछ नहीं है। चलिए इसमें थोड़ा सा देखते हैं हम क्या, केंद्रक के बारे में अब हम देखेंगे। पहला पार्ट हम देख लिए एक्रोसोम के बारे में, अब केंद्रक जो होते हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, शुक्राणु के शीर्ष भाग में एक अगुणित तर्कुरूपी केंद्रक पाया जाता है। एक अगुणित तर्कुरूपी केंद्रक पाया जाता है। तर्कुरूपी मतलब समझे, गाजर का आकार का होता है। कैसे होता है, गाजर का आकार का होता है। देखिए गाजर का आकार का होता है, कैसे होता है, गाजर का आकार का होता है, तर्कुरूपी, है ना। देखिए यहाँ पे बना हुआ नहीं इस तरीका से, यहाँ पे बना हुआ नहीं इस तरीका से, देख सकते हैं, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देख रहे हैं, इस भाग को रंग देते हैं, कलर कर देते हैं, तब आपको पता चलेगा, क्या कलर कर देते हैं, कलर कलर कलर। ठीक है, तो क्या बोले यहाँ पे, शुक्राणु की शीर्ष भाग में एक अगुणित तर्कुरूपी केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तर्कुरूपी केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। बस अब देखिए नोट में जो दे रहे हैं यहाँ से देखना ध्यान से, अलग अलग जीवों में शुक्राणु का आकार क्या होता है, अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि मानव में सर शुक्राणु ऐसा होता है, दूसर जो है मतलब कि बैल हो गया, सांड हो गया, इस सब में क्या होते हैं, वो अलग होते हैं। सभी में अलग अलग प्रकार के शुक्राणु होते हैं। क्या होते हैं, याद रखना इन बातों को, सभी में अलग अलग प्रकार के शुक्राणु होता है। इसका आकार शुक्राणु के शीर्ष पर निर्भर करता है। अब इसका आकार जो अलग अलग होते हैं, किन के ऊपर निर्भर करते हैं, सिर के ऊपर निर्भर करते हैं। जो शुक्राणु का सिर होते हैं उनके ऊपर निर्भर करते हैं कि किस जीवों में जो है किस प्रकार का शुक्राणु होगा, किस प्रकार से स्तन बनेगा, उनके सिर के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है, और मानव में जो होते हैं, मानव में जो शुक्राणु होते हैं वो चम्मच के आकार के होते हैं। किस आकार के होते हैं, चम्मच के आकार के होते हैं, जो कि देख सकते हैं, आपको बताए थे ना, इस प्रकार से होते हैं, है ना। मानव में जो शुक्राणु होते हैं चम्मच के आकार के होते हैं। किस आकार के होते हैं, चम्मच के आकार के होते हैं। आप भी बना सकते हैं, पूंछ वूछ दे देना है, गर्दन उर्दन दे देना है, पूरा डिटेल्स में यहाँ पे, है ना। एक्रोसोमी यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे केंद्रक होते हैं। ऊपर वाले भाग जो होते हैं टोपी नुमा, जो कि झपाक रखता है, ये क्या है, एक्रोसोम। क्या है, एक्रोसोम है कि नहीं, एक्रोसोम है। इस भाग को क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए पूरा डिटेल्स में, एक्रोसोम है। इस भाग को क्या बोलते हैं, मतलब इसे इसको केंद्रक बोलते हैं। चलिए एक एक चीज बता देते हैं, इसको केंद्रक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गर्दन बोलते हैं। लिख देना पूरा, इस गर्दन बोलते हैं। और यहाँ पर जो होता है ऐसे ऐसे करके पूरा डिजाइन आप बना दीजिएगा पूरा अच्छा से। ठीक है, यहाँ पर जो होते हैं क्या होते हैं, इस भाग को क्या बोलते हैं, मध्य भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्य भाग बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं। और इस भाग को क्या बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
पूंछ बोलते हैं। पूरा डिटेल्स में इस तरीका से बना देना। क्या दिक्कत है यहाँ तक? पूरा डिटेल्स में इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं कि शुक्राणु जो होते हैं कितने देर में बनते हैं, है ना, और कब तक, अगर मादा के अंदर जो जाए, है ना, योनि के अंदर जब शुक्राणु जाता है तो कितने दिनों तक रह सकता है, या कितने घंटों तक रह सकता है, उन चीजों के बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे। तो क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत हुआ? पूरा डिटेल्स में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? पूरा अच्छा सा आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए आपको हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता रहे हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु मतलब क्या? महत्वपूर्ण बिंदु मतलब क्या होता है बताइए? की पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? की पॉइंट बोलते हैं, है ना, की पॉइंट बोलते हैं। एक मिनट, गड़बड़ हो गया था। क्या बोलते हैं? की पॉइंट बोलते हैं। तो वो की पॉइंट पढ़ेंगे, आप लोग के पास आंसर आ गया है ना, आंसर आ गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्या होता है, की पॉइंट जो होते हैं, याद रखने वाला चीज। सबसे पहला, शुक्राणु के निर्माण में लगने वाला समय। शुक्राणु के निर्माण में लगने वाला समय कितना घंटों का होता है? देखिए, शुक्राणु में लगभग शुक्राणु बनने में लगभग 72 से 74 दिन लगता है। सोचिए, शुक्राणु बनने में लगभग 72 से 74 दिन लगता है, सोचिए, है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको पूछ दिया जाएगा कि शुक्राणु के निर्माण में कितना समय लगता है, तो क्या बोलेगा? 72 से 74 दिन का समय लगता है, ठीक। उसके बाद एक बार स्खलन, जब मतलब एक बार वीर्य स्खलन होता है, वीर्य एक बार जब निकलता है तो उसमें कहता है कितना, है ना, एक बार स्खलन में कितना वीर्य और कितना शुक्राणु निकलते हैं, मतलब कितना वीर्य निकलता है। देखिए, वीर्य और स्पर्म मतलब शुक्राणु दोनों अलग अलग होते हैं। वीर्य आपको हम पढ़ा चुके हैं, अगर आप नहीं देखें वीडियो तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लीजिए। वीर्य और शुक्राणु अलग अलग होते हैं। वीर्य का जो होते हैं पूरा एक तरल होते हैं, गाढ़ा पदार्थ होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर शुक्राणु होते हैं। क्या होते हैं? उसके अंदर शुक्राणु होते हैं, जो कि आप इन आंखों से नहीं देख पाते हैं, देख सकते हैं उसको बिना माइक्रोस्कोप के, आप उसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग होते हैं, इन बातों को याद रखना है ना। तो कितना समय और मतलब कितना वीर्य और कितना शुक्राणु निकलते हैं? तो वीर्य का मात्रा जो है लगभग 3 से 4 ml, शुक्राणु की संख्या जो लगभग होता है 20 से 30 करोड़ होता है, 20 से 30 करोड़ होता है। ध्यान से समझिए बात को। तो वीर्य का जो मात्रा होता है बस 3 से 4 ml होता है, और शुक्राणु की जो मात्रा होता है 20 से 30 करोड़ होता है। 20 से कितना? 20 से 30 करोड़ होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, और अभी हम भी पूछेंगे, पूरा याद रखना बढ़िया से, ठीक है। अब सामान्य उर्वरता, अब कैसे पता करेंगे कि सर वीर्य जो है मतलब जो है इसका नॉर्मल है, पूरा सामान्य है, कि मतलब कि ये मतलब बांझपन नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो उसमें एक दो पॉइंट से पता चलेगा, 2 पॉइंट से। अस्खलित वीर्य को तब सामान्य माना जाएगा जब उसमें 60% शुक्राणु ठीक आकार का हो। कैसा हो? 60% जो शुक्राणु हो ठीक आकार का हो, पूरा सामान्य हो, और 40% जो होता है, 40% शुक्राणु जो होता है तेज, मतलब कि तेजी से गतिशीलता, उसके अंदर तीव्र गतिशीलता हो, मतलब उसके अंदर गतिशीलता हो, है ना, तेज, तैरने वाले हो। 40% क्या हो? तैरने वाले, और 60% क्या हो? ठीक हो, ठीक मतलब कि बनाने वाले हो। तब वो क्या होगा? सामान्य होगा, नॉर्मल होगा। तब वो क्या कर पाएगा? निषेचन कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अगर उसके अंदर नहीं रहेगा, पूंछ नहीं रहेगा, पूंछ का निर्माण नहीं रहेगा, और उसका वीर्य क्या होगा? पतला बनेगा, तो वो निषेचन नहीं कर पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को पूरा ध्यान से देखना है, ठीक। उसके बाद देखिए, शुक्राणु की जीवन अवधि कितना दिन तक का होता है? कुछ माइंड माता को क्वेश्चन, सर अगर मान लिया जाए कि मादा के योनि में चला गया शुक्राणु, तो कितना दिन तक रह सकता है, ठीक है, कितना दिनों तक? अगर उसमें अंडाणु नहीं मिला, है ना, ओव्यूलेशन जिसको अंडोत्सर्जन उधर से नहीं हुआ, अगर शुक्राणु चला गया तो कितना दिन तक रह सकता है? तो देखिए है ना, शुक्राणु की जीवन अवधि जो है, महिला के शरीर में पहुंचने के बाद शुक्राणु 3 से 5 दिन तक रहता है। कितना? 3 से 5 दिन तक जीवित रहता है महिला के शरीर में, है ना। तो क्या लिखना है यहाँ पे? पूरा डिटेल्स में देखिए, ध्यान से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो शुक्राणु की जीवन अवधि क्या है? अगर मादा की योनि में चला जाए तो शुक्राणु की जीवन अवधि जो होता है 3 से 5 दिन तक उसके योनि में, वैजाइना में रह सकता है। अब बोलेगा बाहर में छोड़ दे, तो बाहर में नहीं, वो क्या होते हैं? ठंडा गर्म वातावरण में नहीं रहते हैं, है ना, गर्म वातावरण में नहीं रहते हैं। इसलिए आपको एक क्वेश्चन भी पूछे थे कि हमारे जो टेस्टिस जो होते हैं, वृषण होते हैं, उदर गुहा से बाहर क्यों होते हैं, हमारे शरीर से बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा टेम्परेचर
हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री है, लेकिन वो जो है हमारे 37 डिग्री सेल्सियस मतलब 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर वो शुक्राणु बन पाता है, नहीं तो नहीं बन पाता है। अगर वही चीज को हम बाहरी वातावरण में शुक्राणु को छोड़ देंगे, रहने देंगे, वो तुरंत क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे, पूरा क्या हो जाएंगे, पूरा पानी बन जाएंगे। तो वो क्या हो पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर मादा की योनि में चला गया, वैजाइना में चला गया है ना, तो उसमें 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं, 3 से 5 दिन तक। इस बात को ध्यान से याद रखना, ठीक। चलिए अब आपको हम ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव पूछेंगे और आपको क्या करना है, जवाब देना है कि ऑब्जेक्टिव में कौन सा क्या क्या होते हैं, ठीक है। चलिए अब जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, जवाब देना है, ठीक है। इस ये बिना ऑप्शन वाला है, उसके बाद हम ऑप्शन वाला भी देंगे, ठीक है, बिना ऑप्शन वाला है। चलिए बताइए, शुक्राणु के किस भाग में केंद्रक पाया जाता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कि शुक्राणु के, ये जो शुक्राणु है, ठीक है, बना देते हैं चित्र, शुक्राणु के किस भाग में केंद्रक पाया जाता है, जल्दी बताइए फास्ट में, किस भाग में केंद्रक पाया जाता है, जल्दी बताइए फास्ट में, किस भाग में पाया जाता है। ये क्या हो गया, सिर हो गया, यहां से क्या हो गया, गर्दन हो गया, क्या हो गया, गर्दन हो गया, जल्दी फास्ट में। उसके बाद ये गर्दन हो गया, इस भाग को क्या कहते हैं, मध्य भाग कहते हैं, क्या कहते हैं, मध्य भाग। उसके बाद ये क्या हो गया, ये लास्ट वाला ये हो गया, पूंछ हो गया। बताइए किस भाग में, किस भाग में केंद्रक पाया जाता है, हम आपको क्या बोले थे, सिर वाला भाग में, क्या बोले थे, सिर वाला जो भाग है, सिर वाला जो भाग है उस भाग में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो केंद्रक पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है, ठीक है। चलिए तो आपको यहाँ पर क्या आ गया आंसर, सिर वाला भाग में दे दिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, बोलने से पहले सबको डाल दीजिए, नहीं तो हमको तो बताना तो है ही, जल्दी जल्दी डाल दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में फास्ट में। तो कौन सा भाग में, सिर भाग में। उसके बाद है शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। चलिए अब यहाँ पर भी आप लोग आ जाइए फास्ट में, किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जल्दी बताइए फास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया, शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जल्दी जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य भाग में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा भाग में पाया जाता है, मध्य भाग में पाया जाता है, ठीक है। चलिए ओ तुरंत, चलिए शुक्राणु में गति है ना, गति किसके कारण होता है, बता ही दिए आप लोग को, पूंछ के कारण। किसके कारण गति होता है शुक्राणु में, पूरा तीव्र गति से जो जाते हैं पूंछ के कारण जाते हैं, किसके कारण जाते हैं, पूंछ के कारण। शुक्राणु के शीर्ष पर पाई जाने वाली टोपीनुमा संरचना को क्या कहते हैं, बोले थे ना, शुक्राणु के शीर्ष पर पाए जाने वाले टोपीनुमा संरचना को क्या कहते हैं, तो एक्रोसोम कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं या अग्रपिंडक कहते हैं। एक्रोसोम किससे बना होता है, जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में। एक्रोसोम जो होता है किससे बना होता है, तो गोल्जी काय का बना होता है, किससे बना होता है, गोल्जी काय का बना होता है, ठीक है। क्या यहां तक समझ में आया आपको। अब आपको हम दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑप्शन वाला दे रहे हैं, तो तब आपको क्या करना है, ABCD फटाफट करके आंसर देना है, पूरा याद करना है। ऑफलाइन वाले बच्चे हम पूछेंगे सबसे आपको पूछेंगे कि टोटल 3 हो चुका है, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। छठा पार्ट मतलब कि 6 जो पार्ट आपको वीडियो दिए उसमें भी ऑब्जेक्टिव है, 7वां में भी है और 8वां में भी है। टोटल में ऑब्जेक्टिव है, टोटल हम पूछेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा पूरा तरीका से, ठीक है। और छोड़ना नहीं है, ये सब मोस्ट PBI दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक। तो चलिए, तो यहाँ पे आपको हम दे दिए ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव दे दिए, जल्दी जल्दी क्या करना है, आपको जवाब देना है। शुक्राणु का निर्माण पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव शुक्राणु के निर्माण पे आधारित है, जल्दी जल्दी बताइए कौन कौन सा हो जाएगा जल्दी। तो फर्स्ट में 1 नंबर, मनुष्य के शुक्राणु में कितना गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य के शुक्राणु जो होते हैं, जो मानव का शुक्राणु जो होते हैं, उनमें कितना गुणसूत्र होते हैं, ये पूछ रहे हैं आपको, कितना गुणसूत्र होते हैं बताइए जल्दी फास्ट में। 46 गो, 23 गो, 24 गो, 22 गो, कितना होता है, जल्दी जल्दी फटाइए बताइए कॉमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में, ऐसे में थोड़ा काम चलेगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। पढ़ा चुके हैं आप लोग को, कितना होते हैं, कितना होते हैं, जल्दी फास्ट में बताइए। 23 गो होते हैं, कितना होते हैं, 23 होते हैं। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, B सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, B सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है यहाँ पे, है ना। अगला क्वेश्चन है स्पर्मेटोगोनिया की सूत्र गुणता होती है, क्या होती है, आपको पढ़ाए थे ना अगले वाले वीडियो में, हम पढ़ाए थे ना, हैप्लॉइड डिप्लॉइड पढ़े थे ना, अवगुणित दुगुणित पढ़ाए थे ना। तो स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं, दुगुणित होते हैं, अवगुणित होते हैं, मतलब 2n होता है कि n होता है, ये 4n होता है, ये 3n होता है, क्या होता है, n होता है, 2n होता है, क्या होता है बताइए, 2n होता है या 4n होता है, बताइए क्या होता है। अगला वाला वीडियो में हम पढ़ाए हैं आपको, जो नहीं क्लास किए होंगे तो मुंह ताकिएगा बैठ कर, है कि नहीं। सामने में रहते तो मारे थाप से सोच कर देते, बता दिए पहले।
कोई भी क्लास नहीं करते तो फिर लोग को क्या जाएगा, एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव छूटेगा तो फिर मुंह ताकना है बाद में। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर आ चुका है, द्विगुणित होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे शुक्राणु निर्माण की कुल अवधि, हम बोले थे ना शुक्राणु निर्माण की अवधि, शुक्राणु कितने दिन में निर्माण होते हैं? तो आंसर भी आ चुका 72 से 74 दिन में। अभी तुरंत आपको पढ़ा है कितना दिन में होता है? 72 से 74 दिन में होता है। ठीक, उसके बाद देखिए अस्खलित वीर्य, अस्खलित वीर्य की सामान्य मात्रा कितना होता है? 3 से 4 ml होता है। वीर्य जो होते हैं, शुक्राणु नहीं बोल रहे यहाँ पे, वीर्य बोल रहे हैं। वीर्य 3 से 4 ml, शुक्राणु पूछेंगे तो 20 से 30 करोड़। कितना बोलना है? 20 से 30 करोड़ शुक्राणु बोलेंगे। तो अगर वीर्य बोलेंगे तो क्या बोलना है आपको? 3 से 4 ml बोलना है। चलिए अगला जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, तो आप लोग फास्ट में भी रुक जाते हैं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। क्या एक बार अस्खलन में शुक्राणुओं की संख्या लगभग कितना होता है? उधर वीर्य हम पूछ दिए, यहाँ पे शुक्राणु हम पूछ रहे हैं। एक बार जब अस्खलन होता है ना, एक बार जब शुक्राणुओं की संख्या मतलब कि एक बार अस्खलन जब होता है तो उसमें शुक्राणुओं की संख्या कितना होता है? जल्दी बताइए फास्ट में। 1 से 2 करोड़, 20 से 30 करोड़, 100 से 200, बताइए कितना? 5 से 10 लाख, कितना होता है? जल्दी बताइए फास्ट में, कमेंट बॉक्स में डालिए फास्ट में। चलिए बता दें आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 20 से 30 करोड़ होता है। कितना होता है? बी हो जाएगा 20 से 30 करोड़ होता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है शुक्राणु मादा जनन अंग में कितने दिन जीवित रहता है? अभी तुरंत पढ़ाए आपको। शुक्राणु जो है मादा जनन अंग में कितने दिन तक जीवित रहता है? जल्दी बताइए फास्ट में। 1 से 2 दिन, 5 से 7 दिन, 3 से 5 दिन, 10 दिन, कितना दिन तक जीवित रहता है? जल्दी बताइए फास्ट में, कितना दिन तक जीवित रहता है? जल्दी बताइए फास्ट में, अभी तुरंत बता दिए आपको। कितना? तो बोलिएगा सर जी 3 से 5 दिन रहता है। कितना दिन तक रहता है? 3 से 5 दिन तक रहता है। ठीक है, उसके बाद शुक्र जनन की प्रक्रिया में कौन से विभाजित होता है? मतलब कौन कौन से विभाजित होते हैं? किस प्रक्रिया में? शुक्र जनन प्रक्रिया में कौन से विभाजन होता है? बताइए कौन सा विभाजन होता है शुक्र जनन प्रक्रिया में? अगर देखिए शुक्राणु निर्माण नहीं पढ़े हैं, शुक्राणु का निर्माण नहीं पढ़े हैं तो जल्दी जल्दी जाकर डिस्क्रिप्शन में लिख कर जाकर देख लीजिए, है ना। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया वाला देख लीजिए, वहीं से क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्या होते हैं बताइए? केवल समसूत्री होते हैं, केवल अर्धसूत्री होते हैं, है ना। केवल क्या होते हैं? समसूत्री व अर्धसूत्री दोनों होते हैं, कोई नहीं होते। बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा? समसूत्री एवं अर्धसूत्री दोनों होते हैं। क्या होते हैं? समसूत्री एवं अर्धसूत्री दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है शुक्राणु के निर्माण को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? जब शुक्राणु का निर्माण होता है उसमें नियंत्रित करने वाले कौन सा हार्मोन होते हैं? फिर वो वही बात है, जो नहीं देखे हैं 7 वाला वीडियो का पार्ट 7 नहीं देखे हैं, जाल के देख लीजिए, वहीं से क्वेश्चन है, ये भी वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। शुक्राणु के निर्माण को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? जल्दी जल्दी कमेंट में डालिए। LH हार्मोन हो गया, FSH हार्मोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, कौन सा हार्मोन हो गया? जल्दी बताइए फास्ट में कमेंट बॉक्स में जल्दी। तो इसका राइट आंसर बता दे क्या? जल्दी जल्दी आप लोग भी डालिए, ठीक है, ताकि हम पता चलेगा कहाँ आप लोग भी एकदम तेज हैं, फास्ट हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा FSH। क्या हो जाएगा? FSH शुक्राणु के निर्माण को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबका आंसर आपको निकाल देते हैं, मिला लीजिए। ठीक है, ओके, आ गया नहीं? यहाँ पे बोले थे ना 3 से 5 दिन होता है, समसूत्री विभाजन दोनों होता है, FSH होता है। क्या होता है? FSH होता है। क्या समझ में आ गया? चलिए ओके, वेरी गुड। तो लास्ट यहाँ पर दे चुके हैं, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए आप लोगों को। 9 और 10 लास्ट क्वेश्चन दे चुके हैं। शुक्र जनन के, है ना, शुक्र जनन की वृद्धि अवस्था में कौन कार्य करता है? शुक्र जनन की वृद्धि अवस्था में कौन कार्य करता है? बताइए। कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि, हार्मोन का स्राव, निषेचन, कौन कार्य करता है? जल्दी बताइए फास्ट में, कौन कार्य करता है? जल्दी बताइए फास्ट में, कमेंट में डालिए। क्या बोले? शुक्र जनन की वृद्धि अवस्था में कौन सा कार्य करता है? कौन कार्य करता है? जल्दी बताइए फास्ट में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोशिका की वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है? कोशिका की वृद्धि होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच है, शुक्राणु का वह भाग, शुक्राणु का वह भाग जो अंडाणु में प्रवेश करता है, शुक्राणु का वह भाग जो अंडाणु में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताइए फास्ट में, कौन सा भाग है जो अंडाणु में प्रवेश करता है? जल्दी फास्ट में। मस्तक, गर्दन, मध्य भाग, पूंछ। अब कहिएगा सर जी हमें तो देखे थे क्या एक्रोसोम में जाते हैं, एक्रोसोम के ऊपर क्या था? सिर था ना, और सिर को क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए क्या बोलते हैं?
मस्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मस्तक बोलते हैं, है कि नहीं? क्या बोलते हैं? मस्तक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मस्तक हो जाएगा। तो क्या यहां तक आपको क्लियर हुआ? तो इसी प्रकार से आपको हम इसलिए बोलते हैं कि पूरा ध्यान से वीडियो इसलिए देखने के लिए बोलते हैं कि लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं, ताकि आप लोग को भी पूरा सर्टिफाइड हो जाए कि सर जी जो पढ़ाए हैं कि एग्जाम में यही ऑब्जेक्टिव आएगा जो हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम थ्योरी से ऑब्जेक्टिव निकाल कर आपको दे रहे हैं, तो उसके बाहर कहां से पूछेगा? एग्जाम में कहीं से नहीं पूछेगा। इसलिए आप लोग पूरा जो नहीं देखे हैं जाकर के देख लीजिए, फिर यहाँ से देखना चालू कीजिए, पूरा एक एक चीज समझ में आएगा और थ्योरी भी समझ में आएगा, ऑब्जेक्टिव भी समझ में आएगा, एक एक बात क्लियर हो जाएगा। सो धन्यवाद।